हाँ, आ गया है इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सैम। एक तरफ जहां ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वहीं कारों में फ्यूल कंज्यूमशन से भी हर कोई परेशान है। ऐसे में इलेक्ट्रिक कारों ने लोगों के सामने एक नया विकल्प पेश किया है और वो विकल्प है इलेक्ट्रिक कार्स का। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें महंगी जरूर है, लेकिन शायद वो वक्त भी आएगा जब इलेक्ट्रिक कार सस्ती होगी और इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में आगाज करेगी। हालांकि हाइब्रिड कारों ने इंडिया में काफी बड़ा मार्केट कैप्चर करने का प्लान तैयार जरूर किया है और इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ बड़े खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जगदीश खट्टर जी, साथ में हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं सियाम के डीजी विष्णु माथुर जी, और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एएस नायल जो कि ऑल इंडिया कार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। आप सभी मेहमानों का जी मीडिया के साथ समय बिताने के लिए बेहद शुक्रिया। विष्णु सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1900 के ज़माने में इलेक्ट्रिक कार्स ही थी जिन पर लोगों का ज़्यादा फोकस था, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन गैसोलीन कार्स ने कब्जा किया, पेट्रोल डीजल की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा और इलेक्ट्रिक कार्स पे जो काम होता था वो काम होना भी बंद हो गया। लेकिन अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते, पॉल्यूशन के चलते, टेक्नोलॉजी पर अब लोगों का ध्यान एक बार फिर आ रहा है। भारत की अगर बात करें तो क्या इंडिया तैयार है, और इस मामले में हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर आप उस पर रोशनी डाल सकें, किस तरह का काम इस वक्त कर रहे हैं? देखिए, जैसे किसी ने कहा है कि हर चीज़ का एक सही समय होता है, तो जैसे आपने कहा बहुत साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम शुरू हुआ था, लेकिन किसी वजह से बंद हुआ। लेकिन अब फिर पूरी दुनिया में ये काम बहुत ज़ोर शोर से चालू हो चुका है। हालांकि हिंदुस्तान में हमने ये थोड़ा सा लेट शुरू किया है। आप और कंट्रीज़ को देखें, यूरोप, यूएस, जापान, इवन चाइना, उन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफ़ी साल पहले से काम शुरू किया है। लेकिन बहुत खुशी है ये देखकर कि इंडियन गवर्नमेंट और साथ में इंडस्ट्री के साथ बैठकर एक हमने नया विकल्प, जैसे आपने कहा, एक योजना बनाई है कि हम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ोतरी देंगे। उससे सिर्फ पोल्यूशन ही कम नहीं होगा, पोल्यूशन कम होना तो एक बात है, इसका जो मेन मकसद है वो एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रेस करना है। क्योंकि हमारा जो तेल है, हम जो पेट्रोल और डीजल और ये सब जो हम यूज़ करते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल हैं और सारा इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा है। तो एक जो मेन इसका रीज़न, जो कारण था कि हमने ये चीज़ शुरू की, वो है एनर्जी सिक्योरिटी, लेकिन उसके साथ साथ पोल्यूशन को भी एड्रेस करता है। फेम स्कीम जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है, पिछले साल अप्रैल में ये स्कीम अनाउंस हुई है, उस स्कीम के तहत हम कोई 6 से 7 मिलियन गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड, ये योजना है कि 2020 तक इतनी गाड़ियाँ बिकनी शुरू होंगी हर साल, जिसमें कि कोई 2.5 मिलियन के करीब 4 व्हीलर होंगे और कोई 4 से 5 मिलियन के करीब 2 व्हीलर्स होंगे। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं है, ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक में कुछ चैलेंजेस हैं। हालांकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई, बहुत सालों से बना रही है इलेक्ट्रिक कार, लेकिन जैसे आपने कहा उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी का एक इशू है। तो उस सब इश्यूज़ को ठीक करने में ये एक प्लान बनाया है जिसमें कि हम 4 मुद्दों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम एक कस्टमर को जो इंसेंटिव दिया जाए नई टेक्नोलॉजी में आने के लिए। दूसरा है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें R&D बहुत चाहिए। जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान ने थोड़ा लेट शुरुआत की है, तो हमें कैचअप करना है दुनिया के साथ। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी तो एक इकोसिस्टम बनना है जिसमें कि चार्जिंग स्टेशंस होंगे हर जगह। और कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ने चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं जिससे कि चार्जिंग करना आसान होता है। जैसे आपके हज़ारों पेट्रोल पंप आपको मिलते हैं हर 2-3 किलोमीटर पे, उस तरह से चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे। और चौथा है सप्लाई साइड इंसेंटिव, क्योंकि जब तक इसकी लोकलाइजेशन कंपोनेंट्स की नहीं होगी, कंपोनेंट्स का कॉस्ट नहीं गिरेगा, तो गाड़ियों के प्राइस नहीं गिरेंगे और वो एक वर्चुअस साइकिल नहीं आएगा, लो कॉस्ट से लो प्राइस और फिर हाई वॉल्यूम। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप भी करना है हमको। इस सब को देखते हुए ये नेशनल स्कीम एक बनी है जिसको फेम स्कीम कहा जाता है। जी, यानी कि फेम स्कीम की तरफ हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन जैसे विष्णु सर ने अभी कहा कि हम काफ़ी पीछे रह गए हैं एज फार एज R&D या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें। क्यों कह रहे हैं? हम आपको वो 8 गाड़ियां दिखाते हैं जो कि 2020 तक कहें पूरे का पूरा इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक कार मार्केट है उसको पूरा तब्दील कर सकते हैं। एक नजर डाल लीजिए उन 8 गाड़ियों पर, उन ऑल इलेक्ट्रिक कार्स पर।
क्या आप इलेक्ट्रिक कारों के लिए तैयार हैं? क्या आप पेट्रोल और डीजल की खपत से परेशान हो चुके हैं? क्योंकि जानकारों का कहना है कि अगले 5 साल में ऑटो इंडस्ट्री की पूरी सूरत बदलने वाली है। इलेक्ट्रिक कारें, जिन्हें भविष्य की कारें कहा जाता है, लेकिन क्या हम ऐसी कारों के लिए तैयार हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये कारें चलाने में सस्ती तो हैं, लेकिन क्या एक इलेक्ट्रिक कार पूरे दिन की आपकी फ्यूल की जरूरत को पूरा कर सकती है? 2020 तक कारों के मेले में 8 ऐसी कारें आने वाली हैं जो न सिर्फ रफ्तार में अव्वल होंगी, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई क्रांति लाने जा रही है। पहली कार है टेस्ला की मॉडल 3। ये कार एक बार चार्ज करने पर 200 मील यानी 321 किलोमीटर चल सकती है। इस कार की कीमत करीब $65,000 यानी 44 लाख रुपए के करीब होगी, लेकिन कंपनी इससे कम कीमत की कार यानी मॉडल एस पर काम कर रही है। इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए के आसपास होगी। कंपनी इस कार को 2019 तक बाजार में उतारने की योजना बना रही है। इस कार की खूबी होगी कि ये मात्र 2.8 सेकंड में 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी। जनरल मोटर्स की ये कार काफी सस्ती होने की उम्मीद है। ये कार इसी साल के अंत से मिल सकती है। कंपनी की कोशिश है कि इसे इस साल ही लॉन्च कर दिया जाए। हालांकि इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। 2018 से ऑडी ब्रुसेल्स में अपने प्लांट में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन शुरू करेगी। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर 310 मील यानी 498 किलोमीटर चलेगी। पोर्शे ने भी इलेक्ट्रिक कार पर काम शुरू कर दिया है। अभी कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे 15 मिनट में 80% बैटरी चार्ज हो सकेगी। स्टार्टअप कंपनी फैराडे फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है और अगले 5 साल में कंपनी ने कार को बाजार में उतारने का दावा किया है। कंपनी 2018 में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है। एक बार चार्ज करने पर कार 500 किलोमीटर तक चल सकती है। कंपनी का दावा है कि अगले पेरिस मोटर शो में इस कार को पेश किया जा सकता है। वोल्वो का कहना है कि कंपनी का लक्ष्य है 2020 तक ग्लोबल सेल्स में 10% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 2019 तक इलेक्ट्रिक कार उतारने का फैसला किया है। जाहिर है, इन कारों के बाजार में आने के बाद महंगी डीजल लग्जरी गाड़ियों के मार्केट पर बड़ा असर होगा। सवाल ये भी है कि इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इनकी कीमत को कम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी मुश्किल उनकी कीमत ही है। नंद कुमार नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। या तो आपने वो गाड़ियां देख ली हैं और इस बात को आप समझ गए होंगे कि टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया कहां पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फ्यूचर भारत का भी हो सकता है और हम भी उस फ्यूचर पे, जैसा कि विष्णु जी ने भी कहा कि भारतीय मैन्युफैक्चरर भी काम कर रहे हैं और खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एसोसिएशंस जो हैं वो भी इसको बैक कर रही हैं। इस वक्त हर तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां का इस्तेमाल जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आप ज़रा सोचिए कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खर्चा होता है कुछ पैसों में, वहीं पर अगर आप पेट्रोल या गैसोलीन की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खर्चा 5 से 7 रुपये तक बढ़ जाता है। गाड़ी अगर आप रुकती है आपकी तो फ्यूल आपका वेस्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रिक कार्स के साथ ऐसी समस्याएं नहीं हैं। यानी कि काफ़ी सारे पॉजिटिव हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक कार में दिखते हैं। जगदीश खट्टर जी, आपके पास आना चाहूँगा। जब इतने सारे पॉजिटिव्स हैं तो क्या वो वजह है कि हम इतना लेट हुए? क्या वो वजह है कि मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से इस पर काम शुरू नहीं किया? और आपको कितने पॉजिटिव लगता है, जैसे कि विष्णु जी कह रहे थे कि शुरुआत हो चुकी है, कितना पॉजिटिव लगता है कि ग्रीन फ्यूचर जो है, वो जो ड्रीम है वो रियलिटी में तब्दील हो सकता है? देखिए, रियलिटी देखिएगा, जहाँ तक आई थिंक विष्णु हमने बोला है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पोल्यूशन है, एफिशिएंसी है, सिक्योरिटी है, सब चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारी इंडस्ट्री जो है हिंदुस्तान में, कार इंडस्ट्री कितनी पुरानी है, 20 साल। सबसे पहले हमारा लाइसेंसिंग 2000 में 99 में खुला था। अभी तो 16, 17, 18 साल हुए हैं और हम कहते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पे पहले पुराने लोग हैं। मैं तो खुद GM के यहाँ पे R&D सेंटर में गया था, आज 10 साल हो गए। कई सालों से वो काम कर रहे हैं और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, अब जाके पहुँचे हैं कि जब वो गाड़ी बता रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि
हमारे यहाँ काम शुरू हो गया है, लेकिन इतने जल्दी हम जो चाहते हैं उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि खाली कार बनाना तो आसान है, लेकिन कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे? जब तक वॉल्यूम नहीं होगा तो उसकी कीमत कम नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी ये है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसको चार्जिंग का अक्रॉस। आप खुद देखिए कि हमारे पास ये जो नेचुरल गैस के पंप आए थे, आज 15-18 साल हो गए हैं, कितने बड़े हैं यहाँ पर, जबकि इतनी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में करना पड़ेगा, हर चीज़ को इसकी देखनी पड़ेगी। और अभी तो हिंदुस्तान में अगर आपने पढ़ा होगा, टाटा, मारुति और महिंद्रा आपस में मिल के काम कर रहे हैं, जिससे कि वो कॉमन कंपोनेंट बना सकें, जिससे कि कॉस्ट कम हो, वॉल्यूम बढ़े। तो छोटा छोटा काम हो रहा है, R&D का भी काम हो रहा है, लेकिन इसमें इतने जल्दी होने की उम्मीद नहीं है। और जब देखा जाए तो अगले 5 साल 7 साल अगर हो जाते हैं तो वो ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ जगदीश जी, तो वैसे भी अगर ऑटोमोबाइल कंपनियां काम करती हैं तो वो 5 साल का अपना भविष्य आगे लेकर चलती हैं। और ऐसे में जैसा कि आप कह रहे हैं कि टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां, मारुति जैसी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, यानी कि हमारे देश का, इंडिया का भविष्य भी इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में उज्जवल हो सकता है। लेकिन जब ये भविष्य उज्जवल होगा, AS नोएल साहब के पास आना चाहूँगा, तो कस्टमर्स आपको क्या लगते हैं, किस तरह की गाड़ियों को डिमांड ज़्यादा पसंद करेंगे? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर मैदान में आती हैं, आपको लगता है कि कस्टमर्स का इंटरेस्ट उस तरफ जाएगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं, सबसे पहले ये जो कंपनियां लॉन्च होंगी या बैटरी की गाड़ी आएगी बिजली से चलने वाली, ये किन लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा? गरीब लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा या बड़े रिच लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा? रिच आदमी को तो ये हट मानेगा कि मैं बैटरी वाली गाड़ी क्यों चलाऊं। और इसमें मार्केट में गाड़ी जब सक्सेस होगी जब उसका प्राइस बहुत कम होगा, क्योंकि हमारे देश का जो कल्चर है, क्योंकि मैं बाई रोड पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं एसोसिएशन के माध्यम से, लोग कम पैसों में गाड़ी चाहते हैं। आप कोई भी गाड़ी डीजल पेट्रोल की भी ले लो तो पहले उसके एवरेज के ऊपर जाते हैं कि क्या इसकी एवरेज होनी चाहिए। वही हिसाब रहेगा गाड़ी, अगर ये सक्सेस जब होगी जब इसकी कॉस्ट कम होगी और बैटरी का सिस्टम कैसे करेंगे, लाइट प्रोवाइड कैसे करेंगे, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं या फ्यूल CNG के पंप हैं, इसी तरह इनको बनाना पड़ेगा। पूरे हाईवे पे आप बना देंगे, गांव में दूर दराज कैसे करेंगे जहां बिजली भी नहीं है, उसको आप कैसे करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है। खाली गाड़ी को लॉन्च कर देना या उसको चलाना है, बहुत कोई भी कंपनी आएगी तो उसको करेगी तो चल सकती है, लेकिन जब तक इसके ऊपर पूरे बैठ के इसके ऊपर गहराई से नहीं सोचा जाएगा कि इस देश के अंदर लोग क्या चाहते हैं, मार्केट के अंदर किन लोगों के ऊपर फोकस करेंगे। अगर गरीब लोगों को फोकस करेंगे तो प्राइस बहुत कम चाहिए। चार्जिंग की जो 30% बिजली वेस्ट होती है पूरे इंडिया के अंदर, अगर उसको काम में ला करके इसको बेनिफिट दिया जाए तो मार्केट में ये गाड़ी कामयाब हो सकती है, लेकिन प्राइस बहुत मिनिमम होना चाहिए। जी, यानी कि ज़मीनी हकीकत जो है वो आपने बयां कर दिया है, जो कि बिल्कुल सच है। यानी कि कीमत एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। भारत में टेस्ला जैसी कारों के लिए भले ही वक्त हो, लेकिन हाइब्रिड कारें धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। ऐसे ही कुछ हाइब्रिड कारों पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत में पूरी इलेक्ट्रिक कारों की सड़कों पर दौड़ने में भले ही वक्त हो, लेकिन हाइब्रिड कारें अपनी जगह बना चुकी हैं। हर साल बड़ी कंपनियां नए हाइब्रिड कारों को लॉन्च कर रही हैं और यही वजह है कि भारत हाइब्रिड कारों के लिए बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं भारत की टॉप 5 हाइब्रिड कारें। पहली गाड़ी है महिंद्रा की महिंद्रा E2O। इस कार का कॉन्सेप्ट मॉडल 2012 में ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। 2013 में इस कार को भारतीय बाजार में उतार दिया गया। ये कार एक बार चार्ज होने पर 120 किलोमीटर चल सकती है। कार को पूरी तरह चार्ज होने में 5 घंटे का वक्त लगता है। इस कार की कीमत 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए के बीच है। टोयोटा ने 2012 में भारत में टोयोटा प्रायस को लॉन्च करके सबको चौंका दिया था। ये कार पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलती है। इस कार के 2 वेरिएंट Z5 और Z6 दोनों उपलब्ध हैं। इस कार का माइलेज करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर है।
कार की कीमत 38 लाख से करीब 40 लाख रुपए के बीच है। टोयोटा कैमरी हाइब्रिड का माइलेज करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर का है और इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है। इस कार की कीमत करीब 31 लाख रुपए है। BMW ने ऑटो एक्सपो 2014 में पहली बार इस कार को शोकेस किया था। अगस्त 2014 से भारत में इस कार की बिक्री शुरू हो गई। दिसंबर 2014 तक कंपनी 1741 कारों की बिक्री करने में कामयाब रही। हालांकि कार की कीमत थोड़ी ज्यादा है। भारत में इस कार की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। मारुति सुजुकी ने इस मॉडल को स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल के तौर पर पेश किया है। कार की कीमत भी काफी कम और आकर्षित करने वाली है। ये हाइब्रिड कार 8,20,000 से 10,20,000 रुपए के बीच है। कंपनी का दावा है कि हाइब्रिड कार करीब 29 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। हाइब्रिड कार में 2 तरह की पावर या एनर्जी का इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड कार में पेट्रोल डीजल के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है। ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार नहीं होती। इसमें पेट्रोल या डीजल इंजन इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके अच्छा माइलेज देती है। हालांकि भारत में अभी इलेक्ट्रिक कारें महंगी हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर कीमतें कम हुई तो भारत में एक बड़ा बाजार ऐसी गाड़ियों का इंतजार कर रहा है। नंद कुमार नायर, जी मीडिया। विष्णु सर, गाड़ियां काफी सारी हाइब्रिड मौजूद हैं बाजार में, लेकिन जब हम आपसे सेल्स नंबर के मुतालिक मिलते हैं तब यही देखने को मिलता है कि वॉल्यूम्स के मामले में ये गाड़ियां बहुत कम है। क्या है वो वजह? देखिए, जैसे अभी हमने बात की कि हमारा जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वही कोई 17-18 साल पुरानी है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड के बारे में, तो हमारी इंडस्ट्री तो और भी नई है। उसमें हमने तो कोई 4 या 5 साल पहले से ही इलेक्ट्रिक में कदम रखा है और 1 साल पहले ही हमने अपना फेम स्कीम को अनाउंस किया है। कॉस्ट की बात हुई, बहुत ज़रूरी बातें कुछ रेज हुई हैं जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे। जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है, कॉस्ट जो है गाड़ी की ज़्यादा क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी एक है जो कि मेन इसका एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसकी इंटरनेशनल प्राइस ही अभी बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह दुनिया में बहुत महंगी हैं और उनको बेचने के लिए और मार्केट को बनाने के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी हर जगह ही काम आई है। बिना गवर्नमेंट की सब्सिडी के यहाँ किसी भी देश में ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियाँ अभी तक ज़्यादा नहीं हो पाई हैं। जहाँ तक सवाल है कि ये किस टारगेट मार्केट के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है या सिर्फ रिच मैन के लिए है, तो आप देखिए, आपने खुद कहा कि E2O, एक्चुअली E2O हाइब्रिड नहीं है, वो फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और उसका जैसे आपने कॉस्ट बताई, इट इज फॉर अ मिड साइज कंज्यूमर, इट इज फॉर द कॉमन मैन। और छोटी गाड़ियां भी आ रही हैं, वो भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं। और इसके अलावा विष्णु सर, वक्त की कमी है, इसलिए माफी चाहता हूं रोकने के लिए, पर जगदीश सर से एक टेक लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है जब वॉल्यूम जनरेट नहीं होते, मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी को उतारते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फील करते होंगे? या सॉरी, फिर बोले। जब मैन्युफैक्चरर्स अपनी इन हाइब्रिड गाड़ी को उतारते हैं तब उनमें एक नया उत्साह होता है, लेकिन जब वो गाड़ियां वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाती हैं बिकॉज एवरीथिंग इज बिजनेस, तो आपको लगता है कि वो जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उस वजह से भी R&D या फिर आगे की जो सोच होती है उसमें कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है? नहीं, देखिए, जब मैन्युफैक्चरर ऐसे गाड़ी इंट्रोड्यूस करता है तो वो 5 और 10 साल की दृष्टि से करता है और उनको मालूम है कि आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ेगा और जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो कीमत कम होगी। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। LED बल्ब 2 साल पहले 350 रुपए के थे, अब 80-90 रुपए में आ गए हैं क्योंकि वॉल्यूम है। तो साहब, कार इंट्रोड्यूस होगी, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ेगा और लोग आएंगे, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, कीमतें कम होगी। ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये बहुत स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हमारे 3-4 साल हुए हैं, GM और टोयोटा को तो 20-25-30 साल हो गए वो कर रहे हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे चलना शुरू हो गए हैं। जयस नोएल साहब, एक आखिरी टेक लेना चाहूंगा 30 सेकंड में, यानी कि जैसा कि जगदीश सर ने कहा कि हम उस रास्ते पर चल चुके हैं और इस चीज में आप लोगों से किस तरह का सपोर्ट देखने को मिलेगा? आपको लगेगा कि रास्ता मुश्किल है लेकिन तय कर लिया जाएगा? बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर प्राइस के ऊपर या बैटरी चार्जिंग के ऊपर ये सही से करेंगे
तो ये बिल्कुल सक्सेस होगा, इसमें हम पीछे चलिए। हटने वाले नहीं है। यानी कि क्योंकि जितनी पुरानी हमारी जी। इंडस्ट्री, हमारे 18 साल में पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ियां अगर बिकती है तो हिंदुस्तान में बिकती जी। हैं, उसमें हम पीछे रहने वाले नहीं है। बहुत बहुत अच्छा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बेहद शुक्रिया। वक्त की कमी है मुद्दा बहुत रोचक था, लेकिन माफी चाहता हूं आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।